नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष के इस सेशन में स्वागत है आप सभी का। यहाँ पे हम टॉपिक वाइज अध्ययन कर रहे हैं और इसी अध्ययन के क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रिटिशकालीन प्रमुख प्रशासक। ब्रिटिशकालीन प्रमुख प्रशासकों के बारे में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में हम देखेंगे और फिर भारत के गवर्नर जनरल और लास्ट में वायसराय। तो इसके अंतर्गत पहले गवर्नर जनरल बंगाल के और उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल भारत के संदर्भ में और लास्ट में भारत के वायसराय को हम देखेंगे। ठीक है, इन 3 टॉपिक का हमें अध्ययन करना है और क्रमवार तरीके से हम चीज़ों को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। वारेन हेस्टिंग्स की बात करें तो 1774 से लेकर के 1785 ईस्वी के बीच इनका कार्यकाल रहा है वारेन हेस्टिंग्स का। और इस प्रकार से जब हम देखते हैं विभिन्न गवर्नर जनरल के बारे में, भारत के गवर्नर जनरल के बारे में, तो सबके बारे में कुछ प्रमुख फैक्ट हमें पता होने चाहिए। जैसे वारेन हेस्टिंग्स के बारे में यदि हम बात करें तो बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ये क्या था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसके समय काल की प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे इनके द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यहीं पर कलकत्ता में ही एक सरकारी टकसाल, जहाँ पे मुद्रा छपती है, सरकारी टकसाल की भी स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि वारेन हेस्टिंग्स के समय काल में ही 1781 में ही एक सरकारी मदरसा की भी स्थापना की गई थी। साथ ही साथ इन्हीं के संरक्षण में, वारेन हेस्टिंग्स के संरक्षण में एक नाम आता है चार्ल्स बिल्किंस का जो नाम आता है, चार्ल्स बिल्किंस ने क्या किया था? भगवत गीता का, याद रखिएगा, चार्ल्स बिल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चार्ल्स बिल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तथा सर विलियम जोन्स ने, एक नाम और आता है सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में ही द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना कर दी। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी भी स्थापना की थी। तो यहाँ पे क्या क्या याद रखने की ज़रूरत है? सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स के समय में कि बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। कलकत्ता में इसके द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, सरकारी टकसाल की स्थापना की गई। साथ ही साथ 1781 ईस्वी में कलकत्ता में ही एक सरकारी मदरसा, जिसको आप कह लीजिए प्रथम मदरसा, सरकारी नहीं, प्रथम मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया गया। और इन्हीं के संरक्षण में चार्ल्स बिल्किंस का नाम आता है, जिन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। तथा सर विलियम जोन्स की बात आती है, जिन्होंने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। साथ ही साथ वारेन हेस्टिंग्स ने जो देसी रियासतें थीं उनके लिए एक नीति प्रारंभ की थी, जिसका नाम था घेरे की नीति इन्हीं के द्वारा प्रारंभ की गई थी। और आपको यह भी बता दूं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध तथा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध इन्हीं के समय काल में लड़ा गया था। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी इन्हीं के समय काल में लड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नाम आपका आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो 1786 से लेकर के 1793 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है। और कॉर्नवालिस की बात करें तो भारतीय सिविल सेवा का जनक इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय
सिविल सेवा का जनक, भारतीय सिविल सेवा का जनक, इस नाम से लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। साथ ही साथ इनके द्वारा न्यायिक क्षेत्र में सत्य के पृथक्करण का सिद्धांत भी लागू किया गया था और कॉर्नवालिस संहिता, साथ ही साथ रेवेन्यू बोर्ड की भी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। भारत में पुलिस व्यवस्था का यदि हम बात करें, भारत में पुलिस व्यवस्था के जनक की भी बात करें, यदि हम पुलिस व्यवस्था के जनक के रूप में भी इनका नाम आता है। तो सिविल सेवा के जनक और पुलिस व्यवस्था के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा आदि क्षेत्रों में भू राजस्व की एक नई नीति प्रारंभ की थी, जिसको नाम दिया गया था अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त, ये भी इन्होंने प्रारंभ किया था, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली, और 1793 ईस्वी में इसको इन्होंने प्रारंभ किया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी सिर्फ इतना यह रखना है कि भारतीय सिविल सेवा का जनक, भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त इन्हीं के द्वारा 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद अगला नाम आता है सर जॉन शोर का। सर जॉन शोर का, इसमें जब मैं बता रहा हूँ, एक क्रम से बता रहा हूँ, तो क्रम भी याद रखने की ज़रूरत है। ये 1793 से लेकर 1798 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है। और सबसे पहले एक युद्ध हुआ था जिसको बोलते थे खरदा का युद्ध। खरदा का युद्ध, या इसी को कई बार बोला जाता है खुर्दा का युद्ध। तो जो खुर्दा का युद्ध या खरदा का जो युद्ध हुआ था 1795 में, वो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, निजाम और मराठों के बीच हुआ था। सिर्फ इतना याद रखो इनके बारे में। अगला नाम आप आता है लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड बेलेजली के बारे में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि कि इनको बंगाल का शेर कहा जाता है। बंगाल का शेर, इस उपनाम से इनको जाना जाता था। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, फोर्ट विलियम कॉलेज, इसी के समय काल में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। और भारतीय प्रेस पर, याद रखिएगा ये भी महत्वपूर्ण है, भारतीय प्रेस पर प्रथम सेंसरशिप, भारतीय प्रेस पर प्रथम सेंसरशिप इन्हीं के द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, इसके बाद नाम आता है सर जॉर्ज वार्लो का। सर जॉर्ज वार्लो का नाम आता है। सर जॉर्ज वार्लो के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि 1806 ईस्वी में एक विद्रोह हुआ था जिसका नाम था बेल्लौर का सिपाही विद्रोह। बेल्लौर का सिपाही विद्रोह, बेल्लौर का सिपाही विद्रोह इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नाम आता है लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम की बात करें तो 1807 से 1813 ईस्वी, 1807 से 1813 ईस्वी के बीच इनका समय काल रहा है। और इनके समय काल में 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित किया गया था और महाराजा रणजीत सिंह के साथ जो अमृतसर की संधि हुई थी, अमृतसर की संधि, और अमृतसर की संधि कब हुई थी? अमृतसर की संधि हुई थी 1809 ईस्वी में, वो इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। तो याद रखना है, लॉर्ड मिंटो प्रथम की जब बात करते हैं हम, तो इसमें याद रखना है कि 1813 का चार्टर एक्ट इन्हीं के समय में पारित हुआ था और महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की जो संधि थी वो इन्हीं के समय काल में हुई थी। अगला नाम आता है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 ईस्वी की बात आती है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, और लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में यदि हम बात करें तो सबसे पहले अंग्रेजों एवं गोरखाओं के बीच सुगौली की संधि जो हुई थी इन्हीं के समय काल में हुई थी। सुगौली की संधि किसके बीच हुई थी? अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच 1816 में सुगौली की जो संधि हुई थी वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय काल में हुई थी।
इसी के समय काल में पिंडारियों का दमन किया गया था। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने ही, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ही 1818 में पेशवा का जो पद था उसको समाप्त कर दिया था। पेशवा का जो पद था इसको समाप्त कर दिया था कब? 1818 में। और मराठा शक्ति को अंतिम रूप से इन्होंने नष्ट कर दिया था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसने प्रेस पर जो प्रतिबंध लगे थे, प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन हेतु नियम भी बनाए थे। और इसी के समय 1822 ईस्वी में बंगाल में काश्तकारी अधिनियम भी लागू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद अगला नाम आता है और बहुत महत्वपूर्ण है एक फैक्ट इनके संदर्भ में, लॉर्ड एम हर्स्ट। लॉर्ड एम हर्स्ट 1823 से 1828 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल रहा था। इन्होंने गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था और इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण जो उपलब्धि थी आप कह लीजिए वो थी यानडूब की संधि। यानदूब की संधि। और यानदूब की जो संधि हुई थी ये आप कह लीजिए 1826 में हुई थी। यानडूब की संधि कब हुई थी? आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान यानडूब की संधि हुई थी और इन्हीं के शासनकाल में 1826 में ये संधि हुई थी। साथ ही साथ इन्हीं के शासनकाल में 1824 ईस्वी में बैरकपुर सैन्य छावनी में जो विद्रोह हुआ था, याद रखिएगा बैरकपुर जो विद्रोह है वो इन्हीं के समय काल में हुआ था। 1824 ईस्वी में बैरकपुर विद्रोह भी इन्हीं के समय काल में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है भारत के गवर्नर जनरल। भारत के गवर्नर जनरल। भारत के गवर्नर जनरल। भारत के गवर्नर जनरल की जब बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक की जब बात करते हैं तो इनका समयकाल जो रहा है वो 1828 से लेकर के 33 तक एक रहा है, फिर 1833 से लेकर 35 तक इनका दूसरा चरण रहा है। यहाँ पे यदि हम बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में सबसे पहला फैक्ट कि भैया ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 में सती प्रथा के खिलाफ एक कानून बनाकर धारा 17 के द्वारा विधवाओं का सती होना अवैध घोषित किया था। मतलब सती प्रथा को अवैध घोषित किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक कर्नल थे जिनका नाम था स्लीमन। कर्नल स्लीमन, इनकी सहायता से ठगों का जो उन्मूलन था वो इन्हीं के शासनकाल में इन्हीं के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने शिशु एवं बालिका हत्या पर भी रोक लगाई थी। शिशु एवं बालिका हत्या पर भी इन्होंने रोक लगाई थी। साथ ही साथ नर बलि प्रथा जो चल रही थी उसको भी इन्होंने समाप्त किया था। तो कई सारे सुधार इन्होंने किए थे, जैसे सती को अवैध घोषित किया, ठगों का उन्मूलन किया, शिशु एवं बालिका हत्या पर रोक लगाई, नर बलि प्रथा पर रोक लगाई। इस तरह से कई सारे आप कह सकते हैं कार्य जो समाज हित में थे इनके द्वारा किए गए थे। और आपको यह भी बता दें कि 1835 ईस्वी में शिक्षा संबंधी जो मैकाले प्रस्ताव था, जिसमें शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा की गई थी, इन्हीं के शासनकाल में की गई थी। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद नाम आता है चार्ल्स मेटकॉफ। अगला नाम आता है चार्ल्स मेटकॉफ की बात करें तो 1835 से 36 ईस्वी की बात आती है। चार्ल्स मेटकॉफ, यहाँ पे यदि हम बात करें तो चार्ल्स मेटकॉफ ने समाचार पत्रों से जो प्रतिबंध था वो हटा दिया था। समाचार पत्रों से जो प्रतिबंध था वो हटा दिया था। ठीक है, जिसके कारण इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया। क्या कहा गया?
भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, जिसके कारण इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया। ये याद रखने की ज़रूरत है। अगला आता है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड लॉर्ड ऑकलैंड की यदि हम बात करें तो आपको बता दें 1836 से लेकर के 1842 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है। और इन्होंने जीटी रोड या ग्रांड ट्रंक जो रोड था उसका निर्माण इन्होंने उसकी मरम्मत इन्होंने कराई थी। उसकी मरम्मत इन्होंने कराई थी। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ वो इन्हीं के समयकाल में हुआ था। ठीक है, तो लॉर्ड ऑकलैंड के संबंध में सिर्फ इतना याद रखो कि जीटी रोड की मरम्मत इनके द्वारा कराई गई थी। अगला नाम आता है लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो लॉर्ड एलनबरो की बात करें तो 1842 से 1844 की बात आती है। ठीक है, यहाँ पे यदि हम बात करें तो सिर्फ इतना याद रखना है इनके बारे में कि 1843 ईस्वी के एक्ट 5 के द्वारा इन्होंने दास प्रथा का उन्मूलन किया। किसका उन्मूलन किया? दास प्रथा का उन्मूलन किया। ठीक है, 1843 ईस्वी के एक्ट 5 के द्वारा इन्होंने दास प्रथा का उन्मूलन कानून लागू किया। ये आपको याद रखना है। तो दास प्रथा का उन्मूलन कानून 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो द्वारा लागू किया गया था। इसके बाद आता है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर हम देखते हैं अगला लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी लॉर्ड डलहौजी की जब बात करते हैं तो 1848 से लेकर 56 ईस्वी तक की बात आती है। लॉर्ड डलहौजी के बारे में आपको बता दें कि इनके शासनकाल में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 ईस्वी के बीच हुआ था। और इसने 1849 ईस्वी में पंजाब का अंग्रेजी राज में विलय कर लिया था। ठीक है, आगे देखना है कि द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1851 से 52 के ईस्वी में इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। और 1852 ईस्वी में इन्होंने क्या कर लिया था? लोअर बर्मा पर अधिकार कर लिया था। लोअर बर्मा को अंग्रेजी राज में मिला लिया था। 1850 ईस्वी में सिक्किम जो था उसको भी अंग्रेजी राज में डलहौजी ने मिला लिया था। और लॉर्ड डलहौजी एक सिद्धांत लेकर आए थे जिसका नाम था बेपगत सिद्धांत। बेपगत सिद्धांत जो था ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाया गया था, जिसको बोला जाता था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 1852 ईस्वी में इन्हीं के द्वारा कर रहित जागीरों का पता लगाने और उसको वापस पाने के लिए इनाम कमीशन का गठन किया गया था। तो इनाम कमीशन का गठन क्यों किया गया था? कर रहित जागीरों का पता लगाने और उसे वापस लेने के लिए ये किया गया था। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने अवध के जो नवाब थे जिनका नाम था वाजिद अली शाह, उन पर कुशासन का आरोप लगाकर उनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसके साथ साथ लॉर्ड डलहौजी के बारे में कुछ फैक्ट और पता होना चाहिए। जैसे भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से ठाणे के बीच जो 34 किलोमीटर की दूरी है इसमें रेल चलाई गई थी। ये भी इन्हीं के समय काल में था। और डाक का प्रचलन, पहली बार डाक का प्रचलन भी लॉर्ड डलहौजी के समय काल में हुआ था। तार सेवा लॉर्ड डलहौजी के समय काल में पारित हुई। तथा 1854 का शिक्षा संबंधी जो चार्ल्स वुड डिस्पैच था वो भी इन्हीं के समय काल में पारित किया गया था। तो इनसे जुड़ी हुई काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक फैक्ट और याद रखिएगा कि लॉर्ड डलहौजी के समय में ही लोक निर्माण विभाग भी इन्हीं के समय स्थापित किया गया था। ठीक है, डलहौजी के बाद फिर जो कार्यक्रम शुरू हो जाता है वो शुरू हो जाता है भारत के वायसराय का। यहाँ के बाद डलहौजी के बाद भारत के वायसराय की बात आ जाती है। ठीक है, और वायसराय की जब बात आती है मतलब 1857 की बात यहाँ पे हो रही है, उसके बाद की बात हो रही है। तो पहले जो वायसराय थे इनका नाम था लॉर्ड कैनिंग, ये अंतिम गवर्नर जनरल भी थे।
1856 से लेकर के 62 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था लॉर्ड कैनिंग का। इनके समय में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यही है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम वायसराय थे। इन्होंने 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इन्हीं के द्वारा लागू किया गया था। दूसरा, 1857 में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास यहाँ पे एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी इनके द्वारा कराई गई थी। ठीक है। और 1860 ईस्वी में फौजदारी विधि संहिता का निर्माण भी इन्हीं के समय काल में हुआ था। इसके साथ साथ 1861 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम एवं भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत कलकत्ता, बम्बई और मद्रास यहाँ पे एक उच्च न्यायालय की स्थापना भी यहीं पे की गई थी इन्हीं के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही पहली बार आयकर का कॉन्सेप्ट आया। पहली बार आयकर कब लगाया गया? लॉर्ड कैनिंग के समय काल में लगाया गया, ये भी याद रखना है। ठीक है। और भारतीय दंड संहिता, जिसको आईपीसी बोलते हो, इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में इसी के समय काल में भी हुई थी। ठीक है, तो इतना याद रखना है। इसके बाद अगला नाम आता है लॉर्ड एल्गिन प्रथम। इनमें सिर्फ इतना याद रखना है, लॉर्ड एल्गिन प्रथम के संदर्भ में, लॉर्ड एल्गिन प्रथम, इनके समय में सिर्फ इतना याद रखना है कि वहाबी जो आंदोलन था उसका दमन इन्हीं के शासनकाल में किया गया था। अगला आता है सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस की बात करें तो 1864 से लेकर 69 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। यहाँ पे यदि हम बात करें तो इनका कार्यकाल जो था वो विशेष रूप से आप कह लीजिए इनके कार्यकाल में भीषण अकाल पड़ा था, विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में। और हेनरी कैंपबेल, ये नाम याद रखिएगा, हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में इन्हीं के समय में एक अकाल आयोग का भी गठन किया गया था। ठीक है। 1865 में इसने भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा भी शुरू कराई थी। 1865 में भारत और यूरोप इनके बीच पहली समुद्री टेलीग्राफ जो सेवा है वो इन्हीं के द्वारा शुरू की गई थी, ये आपको याद रखना है। सर जॉन लॉरेंस के बाद फिर अगला नाम आता है लॉर्ड मेयो का। किसका नाम आता है? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल था वो 1869 से लेकर के 72 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। यहाँ पे बात करें तो इनको वित्तीय विकेंद्रीकरण, याद रखिएगा, वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक इनको माना जाता है। वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक लॉर्ड मेयो को माना जाता है। भारत में पहली बार जो जनगणना कराई गई इन्हीं के समय काल में थी। भारत में कृषि विभाग की स्थापना, पहली बार कृषि विभाग की जो स्थापना थी वो इन्हीं के शासनकाल में हुई। और आपको बता दें कि मेयो कॉलेज की स्थापना भी इन्हीं के शासनकाल में की गई थी। ठीक है। लॉर्ड मेयो के बाद जो अगला आता है वो नाम आता है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक की बात करें तो इनमें सिर्फ इतना याद रखना है कि 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था। और नेटिव मैरिज एक्ट जो पारित हुआ था इसी एक्ट के द्वारा अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी गई थी, वो इन्हीं के समय काल की घटना है। इसके बाद अगला नाम आता है लॉर्ड लिटन की। लॉर्ड लिटन की जब हम बात करते हैं तो इनमें सिर्फ याद रखना है कि लॉर्ड लिटन एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, साहित्यकार थे। ओवेन मेरिडिथ नाम से इनको जाना जाता था। ओवेन मेरिडिथ के नाम से इनको जाना जाता था। और इनके शासनकाल में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब में भीषण अकाल पड़ा था। और इनके शासनकाल में जो अकाल पड़ा था वहाँ पे रिचर्ड स्टेची
की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। लॉर्ड लिटन 1877 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दिल्ली दरबार का इन्होंने आयोजन कराया था, जहाँ पे महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो इतना आपको याद रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले जो युवा थे उनकी आय घटाकर इन्होंने 21 से 19 वर्ष कर दिया था। ये भी इनके शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना रही है। फिर बात आती है लॉर्ड रिपन की। किसकी बात आती है? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन की बात करें तो सर्वप्रथम नियमित जनगणना सर्वप्रथम जो नियमित जनगणना कराई गई 1881 ईस्वी की बात है, वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही कराई गई। प्रथम कारखाना अधिनियम भी लाया गया, इन्हीं के समय काल में लाया गया। साथ ही साथ जो सिविल सेवा की आय पहले घटा दी गई थी वो पुनः 19 से 21 वर्ष कर दी गई इन्हीं के शासनकाल में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अगला नाम आता है लॉर्ड डफरिन का। लॉर्ड डफरिन के समयकाल की बात करें तो 1884 से 1888 ईस्वी के बीच इनका समयकाल रहा है। और इनके समय में सिर्फ इतना याद रखना है कि इन्हीं के समयकाल में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इन्हीं के समयकाल में हुई थी और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी इन्हीं के समयकाल में हुआ था। इसके बाद अगला आता है लॉर्ड लैंसडाउन की जब बात करते हैं तो 1888 से 94 ईस्वी के बीच की बात आती है लॉर्ड लैंसडाउन की। और आपको बता दें कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा का निर्धारण है वो इन्हीं के समय काल में हुआ था। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। और भारत अफगान सीमा को हम डूरंड सीमा के नाम से जानते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद बात आती है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय की, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगला जो महत्वपूर्ण है वो है लॉर्ड कर्जन की बात करें तो इनका समय काल रहा है 1899 से 1905 ईस्वी तक। लॉर्ड कर्जन की बात करते हो आप तो सबसे पहले लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1901 में एक सिंचाई आयोग का गठन किया था। किसका गठन किया था? सिंचाई आयोग का इन्होंने गठन किया था। और 1902 में सर डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में इन्होंने पुलिस आयोग का गठन किया था। ठीक है, तो सिंचाई आयोग का गठन और पुलिस आयोग का गठन इनके द्वारा किया गया। साथ ही साथ 1902 ईस्वी में ही इन्होंने टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग भी गठित किया था। ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग का गठन भी इन्हीं के समय काल में हुआ था। और आपको बता दें कि वर्ष 1900 ईस्वी में सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन भी इन्हीं के समय काल में किया गया था। इसके साथ साथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, उसकी स्थापना भी वर्ष 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही की गई थी। 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन भी इन्हीं के समय काल में हुआ था। बंगाल विभाजन भी 1905 में इन्हीं के समय काल में हुआ था। तो इतने सारे फैक्ट हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, जैसे सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग, विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है, इसके बाद इन सब के बाद लास्ट में आपने देखा रेलवे बोर्ड का गठन। तो ये सब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन, ये सब इन्हीं के समयकाल की घटना है। लॉर्ड कर्जन के बाद अगला नाम आता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय की बात करें तो ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना इन्हीं के समय काल में हुई ढाका में। ठीक है, इसके साथ साथ मार्ले मिंटो अधिनियम वर्ष 1909 इन्हीं के समय काल में पारित किया गया। राजेंद्र प्रसाद ने इनके लिए एक शब्द कहा था कि लॉर्ड मिंटो जो हैं ये पाकिस्तान के जन्मदाता हैं। तो पाकिस्तान के जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को किसने कहा? राजेंद्र प्रसाद ने कहा। ये आपको पता होना चाहिए। लॉर्ड मिंटो के बाद बात आती है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय।
हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की बात करें तो याद रखना है सिर्फ 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम का जो आगमन था वो इनके समय काल की प्रमुख घटना थी। इन्हीं के समय काल में जॉर्ज पंचम भारत आए थे और 1911 में इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द किया था। बंगाल विभाजन रद्द किसके समय काल में हुआ? लॉर्ड हार्डिंग के समय में बंगाल विभाजन रद्द हुआ। बंगाल विभाजन हुआ कब? बंगाल विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के समय काल में। ठीक है, और लॉर्ड हार्डिंग यही हैं जिन पे वर्ष 1912 में दिल्ली में प्रवेश करते समय बम फेंका गया था, तो इनको भी याद रखने की ज़रूरत है। इसके बाद नाम आता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। किसका नाम आता है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की जब हम बात करते हैं तो 1916 से 1921 ईस्वी के बीच इनका समयकाल रहा है। AP सिन्हा गवर्नर बनने वाले प्रथम भारतीय थे जिनकी नियुक्ति बिहार के गवर्नर पद पर हुई थी। 1919 में रॉलेट एक्ट इन्हीं के समय काल में लागू हुआ और प्रांतों में द्वैध शासन जो स्थापित किया गया वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ही समय काल में संबंधित था। अगला नाम आता है लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग का जो समय काल था 1921 से 1926 ईस्वी के बीच था। और आपको बता दें एकमात्र यहूदी वायसराय जो था वो था लॉर्ड रीडिंग। और लॉर्ड रीडिंग के समय में ही 1 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स, याद रखिएगा, प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन भारत में हुआ था और इस दिन संपूर्ण भारत में हड़ताल का भी आयोजन किया गया था। इन्हीं के द्वारा वर्ष 1922 में ICS की जो परीक्षा है इलाहाबाद और लंदन दोनों जगहों पे कराए जाने की व्यवस्था की गई, संस्तुति दी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड इरविन की बात आती है। अगला लॉर्ड इरविन की जब बात करते हैं तो 1926 से 31 ईस्वी की बात आती है। लॉर्ड इरविन, इसमें आपको बता दें कि इसके समय में देसी रियासतों के संदर्भ में 1927 ईस्वी में हार्टोग बटलर की अध्यक्षता में बटलर समिति का गठन किया गया था। ठीक है, और 1927 में इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी इन्हीं के समय में किया गया था। इनके समय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी कि साइमन कमीशन का जो आगमन था वो इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। साथ ही साथ 1930 ईस्वी में इन्हीं के शासनकाल में, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान, शासनकाल नहीं कह सकते, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान शारदा एक्ट लागू किया गया था। और इस एक्ट में क्या था? लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम बिहार के संदर्भ में विशेष रूप से देख रहे हैं तो बात आती है लॉर्ड विलिंगडन की बात। लॉर्ड विलिंगडन 1931 से 1936 ईस्वी के बीच इनका कार्यकाल रहा है और इस दौरान बिहार में अकाल पड़ा था। तो बिहार का जो अकाल था, बिहार में जो भूकंप आया था वो इसी के समय काल में आया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो बिहार के भूकंप के बारे में पूछ लिया जाए कि किसके समय काल में आया तो लॉर्ड विलिंगडन का नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अगला आता है लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944 ईस्वी की बात आती है लॉर्ड लिनलिथगो की। इसके समय में द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 की शुरुआत हुई थी। 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव इन्हीं के द्वारा लाया गया था। जिसके विरुद्ध व्यक्तिगत सत्याग्रह भी शुरू किया गया था। क्रिप्स मिशन 1942 का आगमन और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी इनके कार्यकाल की प्रमुख घटना रही है। इसके बाद अगला नाम आता है लॉर्ड बेबल 1944 से 1947 ईस्वी की घटना है।
जब इनका कार्यकाल था। इस दौरान आप कह लीजिए सबसे पहले शिमला समझौता हुआ था, शिमला समझौता इन्हीं के समय काल में हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन, कैबिनेट मिशन का आगमन इन्हीं के समय काल में हुआ था। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था क्लीमेंट इटली, क्लीमेंट इटली ने भारत को स्वतंत्र कराने की घोषणा इन्हीं के समय काल में की थी। अगला नाम आता है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 की बात आती है और आप जानते हैं यह ब्रिटिश भारत का अंतिम एवं स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय था। इसके शासनकाल में भारत का विभाजन हुआ और भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय इन्हीं के समय काल की घटना है। तो इतनी सारी जानकारी आपको देखने को मिलती है। अब कुछ अन्य फैक्ट हैं जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात आता है कि अंग्रेजों द्वारा बिहार के लिए प्रांतीय सभा का गठन कब किया गया। तो अंग्रेजों द्वारा बिहार के लिए प्रांतीय सभा का गठन 1774 ईस्वी में किया गया। ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक व्यवस्था को सर्वप्रथम 1861 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा स्थापित किया। 1919 में जब मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित हुआ तो उस समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था उनका नाम था लॉयड जॉर्ज। ये भी नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके साथ साथ भारत में किए गए कार्यों के लिए इंग्लैंड में वारेन हेस्टिंग्स पर, याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग भी चलाया गया था। और प्रथम जनगणना की बात जब हमने किया तो आपने देखा कि लॉर्ड मेयो का नाम आता है। तो इतनी सारी जानकारी आपने देखा और एक बड़ा टॉपिक समाप्त हुआ है जहाँ से प्रश्न रेगुलर बेसिस पे बनते हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रॉपर एक रफली नोट्स बनाते हुए चलें, एक शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलें, जिससे पीटी नज़दीक आने पर आप इसको रिवीजन अच्छे से कर सकें। तो यहीं पर अपने चर्चा को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत।